नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 66वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी परीक्षा का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल मिलेगा आपको बेहतरीन मिलेगा। टीजीटी पीजीटी विशेष करके आपको सब मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम मराठा राज्य संघ से संबंधित प्रश्न देखेंगे घटनाचक्र का। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, किस सन में हुआ था? तो 1674 में हुआ था। 6 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान जो है वह 1677 का है, कर्नाटक अभियान। इनका अंतिम महत्वपूर्ण अभियान है शिवाजी का। 1680 में फिर इनका डेथ हो जाता है। 19 फरवरी 1630 को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। यहाँ 1630 लिखा है, लेकिन रियल जो है 1627 है। दोनों तिथियाँ मिलती रहती हैं, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक जो है 1627 है। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। सबसे पहला किला उनका बीजापुर के सिंहगढ़ का था। प्रश्न 2 देखिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था 6 जून 1674 को, रायगढ़ में। प्रश्न 3 देखिएगा, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। वहाँ के देवी के नाम पर माँ जीजाबाई ने, इनकी माँ थी जीजाबाई, इन्होंने इनका नाम रखा था शिवाजी। शिवनेर का दुर्ग पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप था। शिवाजी की माँ जीजाबाई देवगिरी के यादवों के वंशज लखूजी जाधव राव की पुत्री थीं। शिवाजी के संरक्षक और शिक्षक दादा कोड़देव थे। प्रश्न 4 देखिएगा, शिवाजी की मृत्यु और राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो उनका मृत्यु और राज्याभिषेक जो हुआ था वह रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ में। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। यहीं पर 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, शिवाजी के छोटे पुत्र संभाजी के सौतेले भाई राजाराम मुगलों के आक्रमण के भय से जिंजी में शरण लिया था। तो शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी पर बैठते हैं और संभाजी के सौतेले भाई होते हैं राजाराम, संभाजी के बाद गद्दी पर बैठते हैं और यह मुगलों के भय से जिंजी किले में शरण लेते हैं। 1698 में राजाराम जिंजी से पलायन कर सतारा के प्राकृतिक दुर्गों में अपनी राजधानी बनाते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलाहार के युद्ध में हराया था। 1659 में यह युद्ध हुआ था, इसी में मुगलों को पराजित किया था शिवाजी ने। 1659 में सलाहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक करवाया था। 50 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी का डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर 2 तिथियाँ लिखी हैं, तो 1627 ही आप लोग ऑथेंटिक समझिए। अब पता नहीं कहाँ से यहाँ पर 1630 भी उसी में दे रहा है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। और मलिक अंबर से ही शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध नीति की शिक्षा ली थी। मतलब प्रत्यक्ष नहीं लिया था, लेकिन उनसे सीखा था कि हाँ गुरिल्ला युद्ध नीति अच्छी है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। मलिक अंबर ने मराठों को गुरिल्ला युद्ध नीति में निपुणता प्रदान कर दी थी। यह गुरिल्ला युद्ध प्रणाली दक्कन के मराठों के लिए परंपरागत था और इसमें और भी वह निपुण हो गए थे, लेकिन मुगल इससे अपरिचित थे और अपने सेनानायक भूमिका के कारण मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। प्रश्न 7 देखिएगा, पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच होती है? तो 1665 में होता है शिवाजी और जयसिंह के बीच। विकल्प बी। टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है ये। शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। संधि की जो शर्तें होती हैं देखिए, शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे देते हैं। 35 किला होता है शिवाजी का, 23 किला मुगलों को देना होता है शिवाजी को। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंच हजारी
पंचहजारी में उचित जागीरें प्रदान कर दी थी। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का भी वादा किया कि जब भी बीजापुर से युद्ध होगा तो सैनिक सहायता शिवाजी करेंगे। 1660 में औरंगजेब ने, देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। 1660 में शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था शिवाजी को समाप्त करने के लिए। 1663 में शिवाजी रात्रि में चुपके से शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर देते हैं। 1659 में बीजापुर राज ने अपने प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा था। अफजल खां ने मुलाकात के बहाने उनकी हत्या की योजना बनाई थी, परंतु शिवाजी ने उसकी योजना को विफल करके उसकी हत्या कर दी। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? तो राजा जयसिंह ने। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न 9 देखिएगा, 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और उसके किसके बीच में हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। प्रश्न 10, शिवाजी की राजधानी थी? तो रायगढ़ जो थी वह शिवाजी की राजधानी थी। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इस युग के महान विद्वान थे, बनारस के पंडित थे गंगा भट्ट। इन्होंने उन्हें छत्री घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी अष्टप्रधान की? तो अष्टप्रधान की क्या विशेषता थी ये बताना है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें 7 मंत्री जो होते थे, 7 मंत्री थे। अष्टप्रधान में क्या होते थे? 8 लोग होते थे, 8 मंत्री होते थे, जिसमें 7 मंत्री जो थे वह सीधे सीधे ब्राह्मण होते थे। तो टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, उसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा की जाती थी। सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे और न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। प्रश्न 12 देखिएगा, शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर संभवतः थी, उपज का कितना था? उपज का 2/5 था। 40% टैक्स लिया जाता था शिवाजी के समय में। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। शिवाजी के समय भू राजस्व की दर 2/5 भाग या 40% थी। शिवाजी के शासनकाल में प्रारंभ में उपज के आधार पर 1/3 भाग भूमि कर लिया जाता था। बाद में जब शिवाजी ने अन्य स्थानीय करों और चुंगियों को समाप्त कर दिया तब भूमि कर बढ़ाकर 2/5 कर दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, शिवाजी के लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी। चौथे वंश सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य के आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। शिवाजी ने भूमि की पैमाइश काठी से कराई। 20 काठी लंबाई और 20 काठी चौड़ाई वाली भूमि को 1 वर्ग या 1 बीघा कहा जाता था। 120 बीघे को 1 चावर कहा जाता था। तो यह भूमि का पैमाना था दोस्तों। प्रश्न 13 देखिएगा, शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे शिवाजी? तो मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से शिवाजी प्रेरित थे। यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। शिवाजी अहमदनगर के सूबेदार मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रणाली से प्रभावित थे। प्रश्न 14 देखिएगा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास। रामदास जो थे वह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे, जिन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी शिवाजी को प्रदान की थी। यह प्रायः शिवाजी से कहा करते थे कि समस्त मराठों को एकीकृत करो और महाराष्ट्र के धर्म का प्रचार करो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना शिवाजी का मुख्य लक्ष्य था। शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही अंगीकार किया और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया। इसी उद्देश्य से शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। तो यह उनकी उपाधि भी थी शिवाजी की। प्रश्न 15 देखिएगा, किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है? तो समर्थ रामदास जो थे वह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और दादा कोडदेव थे उनके दादा कोडदेव, यह इनके राजनैतिक गुरु थे। तो 2 गुरु थे शिवाजी के, याद रखिएगा। और एक तो वह अपने माता जी को भी वह अपना गुरु मानते थे, अपनी माँ को भी अपना गुरु मानते थे। उनकी माँ का नाम था जीजाबाई। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 5500 ऑनलाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया रामबाण पीडीएफ है दोस्तों। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें।
बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको किसी भी तरह का नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स या हैंड रिटन नोट्स की, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह आपका 68वां भाग है दोस्तों, 68वां सीरीज है। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और घटना चक्र की जो मोटी बुक है उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, केवीएस एनवीएस डीएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए, मतलब हर टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये घटना चक्र की बुक हिस्ट्री के लिए। तो आप लोग उसे देखिए, बिल्कुल देखिए, परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते रहिए। और आपकी जानकारी लिए बता दें, 5500 1 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टीजीटी पीजीटी का किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज ही करिएगा दोस्तों, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है, आप लोग को मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। शिवाजी के दबीर या सुमंत कौन थे? तो दबीर या सुमंत कौन थे शिवाजी के? देखिए टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2002 में। तो इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, इसलिए स्टार बना हुआ है। तो देखिए शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत या दबीर जो होते थे ये विदेश मंत्री होते थे। दिए गए विकल्प में रामचंद्र पुत्र मजुमदार अथवा अमात्य था। दत्ताजी दक्षिण पूर्वी प्रांत के प्रशासक थे। अन्नाजी दत्रो जो थे वह दक्षिणी पश्चिमी प्रांत के प्रशासक थे। तथा रायजी निराजी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तो कुल मिलाकर यह सभी लोग प्रशासक थे, मतलब राज्यपाल थे। सुमंत अथवा दबीर का मुख्य कार्य निम्नलिखित था। यह विदेश मंत्री होते थे सुमंत। राजा को संधि या युद्ध के बारे में सलाह देना, विदेशों से समाचार प्राप्त करना, विदेशी राजदूतों की देखभाल करना और अपने राजदूतों को विदेश में भेजना। प्रश्न 17 देखिएगा। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया गया। तो कब हुआ था शिवाजी का उदय? तो शिवाजी का उदय कब हुआ था? तो यहाँ पर 1644 में शिवाजी का उदय 1644 में होता है। सिंहगढ़ का किला जीतते हैं और यहीं से इनकी ख्याति बढ़ती जाती है। देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। टीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 में हुआ था। 1640-42 में शिवाजी कर्नाटक में अपने पिता के साथ रहे और शिवाजी ने प्रारंभिक सैन्य अभियान जो था बीजापुर के आदिलशाही वंश के राज्य के विरुद्ध शुरू किया था। 1643 में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता था। उसके पश्चात शिवाजी ने लगातार अपना विजय पताका जारी रखा। अतः उपलब्ध स्रोतों के आधार पर दिए गए विकल्प के अनुसार 1644 शिवाजी का उदय का अनुरेखित किया गया है। शिवाजी ने 1644 में हमने बता दिया सिंहगढ़ जीते थे 1643-44 में, और 1646 में तोरण का किला शिवाजी जीतते हैं। शिवाजी 1647 में कुंडाना दुर्ग को जीतते हैं और 1654 में पुरंदर के दुर्ग पर फतह हासिल करते हैं। प्रश्न 18 देखिएगा। शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को किस वर्ष जीता? तो 1645 से 47 के बीच पूना के आसपास के दुर्गों को शिवाजी जीतते हैं। जीआईसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को 1645-47 के मध्य जीता। शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 1646 में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 19 देखिएगा। मराठा प्रशासन में अमात्य या मजुमदार का कार्य क्या था? तो राजस्व से संबंधित काम होता था अमात्य या मजुमदार का मराठा प्रशासन में। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। ये निम्न प्रकार के थे। पेशवा जो होते थे राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य जो होते थे वित्त या राजस्व मंत्री, वाक्यानवीस जो होते थे राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था वाक्यानवीस। सचिव जो होते थे राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे। सुमंत जो होते थे, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होते थे। सेनापति या सर-ए-नौबत जो होते थे सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करते थे। पंडित राव जो होते थे विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे। और न्यायाधीश जो होते थे वह मुख्य न्यायाधीश होते थे। प्रश्न 20 देखिएगा। अष्टप्रधान किस राज्य से संबंधित था? तो अष्टप्रधान जो है यह शिवाजी से संबंधित था। अष्ट दिग्गज जो है वह कृष्णदेव राज से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न
21 देखिएगा, अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी कौन थे शिवाजी के अष्टप्रधान में? टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो केंद्रीय प्रशासन के जो प्रभारी थे मोरो त्रिभंग पिंगले थे, मोरो त्रिभंग पिंगले। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोरोपंत त्रिभंग पिंगले, जिन्हें मोरोपंत पेशवा के नाम से जाना जाता था, मराठा साम्राज्य में पेशवा थे, मतलब मुख्य प्रधान थे, जो छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान परिषद में सेवारत थे। इनका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था, राजा की अनुपस्थिति में इनके कार्यों का देखभाल करना था, शासन में एकरूपता लाने के लिए शासन के अधिकारियों पर नियंत्रण रखना और प्रजा के हित के लिए प्रयत्न करना इनका मुख्य दायित्व था। राजा के सभी आदेशों और पत्रों पर राजा की मुहर के नीचे उनकी भी मुहर लगी होती थी। प्रश्न 22 देखिएगा, मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था। गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? मराठा प्रशासन में कुलकड़ी कहलाता था। बाद में ये कुलकड़ी एक जाति के रूप में आ गई और आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुलकड़ी लिखा करते हैं। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में प्रश्न आया था, मराठा प्रशासन में कुलकड़ी गांव के भूमि का लेखा जोखा रखता था, उसे लेखपाल भी कहा जाता था, जबकि पटेल गांव का मुखिया होता था, मुख्य अधिकारी होता था। यह कर संबंधी न्यायिक व अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपादित करता था। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? तो अमात्य जो था वह वित्त विभाग का प्रमुख था। प्रश्न 24, अष्ट प्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। तो अष्ट प्रधान जो होती थी वह मराठा प्रशासन में होती थी, जो अष्ट दिग्गज होती थी वह विजयनगर प्रशासन में होती थी, जो नवरत्न होते थे वह गुप्त शासन में होते थे। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 25 देखिएगा, मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना में संघर्ष हुआ था। तो मराठा छत्रपति शिवाजी का सबसे पहले मुगल सेना में संघर्ष कब हुआ था? तो 1657 में हुआ था, 1657 में। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। 1657 में शिवाजी का मुकाबला पहली बार मुगलों से हुआ था। दक्षिण के सूबेदार औरंगजेब की सेना और शिवाजी के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन मराठों को पीछे हटना पड़ा। यह संघर्ष हुआ था लेकिन कोई जीत नहीं हुई और मराठों को पीछे हटना पड़ा था सबसे पहले 1657 में। शिवाजी और अफजल खां का के बीच जो संघर्ष हुआ था 1659 में हुआ था, और शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच में जो संघर्ष हुआ था 1663 में हुआ था। शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में हुई थी। प्रश्न 26 देखिएगा, बखर है, बखर क्या है? इतिहास रचना के वर्णात्मक साधन। इतिहास रचना का जो वर्णात्मक साधन है वह बखर है। एक पद्धति है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण किया जाता था, तो बखर वह सिस्टम जो कहलाता था बखर कहलाता था, बखर। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। बखर मराठी गद्य में लिखा ऐतिहासिक कथा का एक रूप था। यह मध्यकालीन मराठा साहित्य की सर्वप्रथम शैली थी। 17वीं से 19वीं सदी के बीच 200 से ज़्यादा बखर लिखे गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मराठा शासक शिवाजी की इतिवृत्ति थी। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न संख्या 27 देखिए, शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासन में दो तरह के घुड़सवार सेना होते थे, एक पागा होते थे और एक सिलहदार होते थे। तो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। पागा देखिए, पागा शाही घुड़सवार होते थे। पागा जो होते थे शाही घुड़सवार होते थे। यह घुड़सवार सेना का नियमित संगठन था, नियमित घुड़सवार थे पागा। वहीं पागा या शाही घुड़सवारों को बरगीर भी कहा जाता था, बरगीर भी कहा जाता था। उन्हें राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे। इस प्रकार कथन ए जो है सही है, ए और सी। तो यही जो शिवाजी के प्रशासन में जो घुड़सवार होते थे उन्हें पागा और बरगीर दोनों कहा जाता था। यह नियमित घुड़सवार सैनिक थे। और जीआईसी प्रवक्ता में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न 28 देखिएगा, पेशवा वंश की स्थापना हुई थी, मतलब पेशवा वंशानुगत हुए थे बालाजी विश्वनाथ के समय से। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, उसके बाद इनका ही पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। उसके बाद पेशवा का जो पद हो गया वंशानुगत हो गया। तो पेशवा वंश की स्थापना किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। पेशवा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने किया था। वर्ष 1717 से 1720 तक पेशवा रहे, परंतु वंशानुगत पेशवा की संस्था का वास्तविक संस्थापक बाजीराव प्रथम को जाता है। 1720 में साहू ने उसे बालाजी विश्वनाथ के रिक्त स्थानों पर नियुक्त कर दिया। पेशवा अष्टप्रधान का प्रमुख अधिकारी था। वह वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन की देखभाल भी करता था। प्रश्न 29, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? तो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध नीति का संचालन किसने किया था? तो बाजीराव प्रथम ने किया था, बाजीराव प्रथम ने। विकल्प सी। पीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये।
बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक पेशवा के पद पर बना रहता है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्शों को प्रसार के लिए प्रयत्न किया और शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को बाजीराव प्रथम ने अपनाया। प्रश्न 30 देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की? तो अस्थायी रूप से, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में थोड़ा बहुत सहायता यही जाटों से मिला था और जाटों के बाद जाट भी बाद में नाराज हो गए और वह चले गए, लेकिन सिखों से, राजपूतों से, रोहिलों से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली थी। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न ये। तो मराठों के विवेकहीन लूटपाट के कारण न केवल मुस्लिम ही उनसे दुखी थे, अपितु हिंदू, जाट और राजपूत भी उनसे दुखी थे। सिखों ने भी उनकी सहायता नहीं की। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। वह किसी भी प्रभावशाली सरदार का समर्थन न कर सका और सदाशिवराव ने अपने व्यवहार से भरतपुर के राजा सूरजमल जाट को नाराज कर दिया। कुल मिलाकर जाट आए थे पहले क्या बोलते हैं मराठों के साथ, लेकिन बाद में वह नाराज होकर चले गए और वह युद्ध पूर्व ही मराठों का साथ छोड़ गए। जबकि युद्ध 14 जनवरी को प्रातः 9 बजे मराठा आक्रमण के साथ प्रारंभ हो गया। अतः मराठों का अंतिम रूप से युद्ध में सिखों, राजपूतों, रोहिलों और जाटों में से किसी के द्वारा सहायता नहीं किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, मराठों की पराजय का मुख्य कारण सदाशिवराव भाऊ की कूटनीतिक असफलता और अब्दाली की तुलना में उसका दुर्बल सेनापतित्व था। कई बड़े मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ, पेशवा का पुत्र विश्वासराव, जसवंत पवार, तुकोजी सिंधिया इस युद्ध में मारे गए। तो यह लोग मारे गए थे पानीपत के तीसरे युद्ध में। नजीबुद्दौला ने चालाकी से मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से साठगांठ कर ली और होलकर युद्ध के बीच में ही भाग निकला। नजीबुद्दौला ने ऐसा साठगांठ किया मल्हार राव होलकर से कि यह युद्ध के बीच में से ही भाग निकला। महाराष्ट्र में एक भी परिवार ऐसा न था जिसने किसी न किसी अपने परिजन को मृत्यु पर शोक न मनाया हो। तो बहुत ही बड़ा भीषण युद्ध था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, आप बिल्कुल उसे देखिए, परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिए। धन्यवाद आप लोग। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 69वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप जाइए सभी वीडियो को देखिए। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि 5500 वन लर्नर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए 5500 वन लर्नर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा दोस्तों, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। आइए सीधे सीरीज पर आते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव था। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव था। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिखेगा, इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां, सादुल्ला खां का समर्थन अब्दाली को प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ मराठों को राजपूत, सिख और जाटों का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था। इस युद्ध में मराठों की तरफ से तोपखाने की कमान इब्राहिम खां गारदी ने संभाली थी। प्रश्न 32 देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का जो वास्तविक सेनानायक था वह सदाशिवराव भाऊ था। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। पानीपत के तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच में हुई थी, जिसमें मराठा बुरी तरह पराजित हुए थे। कांसीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे कांसीराज पंडित, और एक इतिहासकार भी थे तृतीय पानीपत के युद्ध के। इनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहर लुप्त हो गई, चांदी और तांबे के सिक्के की तो गणना ही नहीं की जा सकती। प्रश्न 33 देखिएगा, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किन 2 शक्तियों के बीच में हुआ था? तो मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न 34 देखिएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो इब्राहिम खां गारदी। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच में हुई थी, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। इब्राहिम खां गारदी ने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया। वह अफगानों द्वारा बंदी बना लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। प्रश्न 35 देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 7 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। सबसे पहला आक्रमण जो अहमद शाह अब्दाली का था वह 1548 था। 1748 सॉरी। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। 1748 में पंजाब पर उसका पहला आक्रमण असफल रहा। उसके बाद वह क्रमशः 1749, 1752, 1756, 1761 और 1764 में भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली का 7वां और अंतिम आक्रमण 1767 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की पूर्तियां हार हुई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में ये सब दिया हुआ है। बार बार चयन आयोग गलती करता है कि जो सही प्रश्न है उसको गलत कर देगा। प्रश्न 36 देखिएगा, राजा राम की मृत्यु उपरांत उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? तो अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। राजा राम की मृत्यु के पश्चात ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर स्वयं उसका संरक्षक बन गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, ताराबाई ने 1700 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। 1700 से 1760 ईस्वी तक मराठों को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता था। ताराबाई के समय मराठे महाराष्ट्र को स्वतंत्र कराने में ही नहीं अपितु मध्य मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करने और औरंगजेब की छावनी तक लूटने में सफल हो गए। प्रश्न 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? तो वह है शिवाजी द्वितीय। इनके समय इनका संरक्षक कौन थी? ताराबाई। सन 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा और स्वयं को उनकी संरक्षिका बना लिया। चूंकि शिवाजी द्वितीय की उस समय आयु जो थी 4 वर्ष थी, इसलिए मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा। प्रश्न 38 देखिएगा, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? तो क्या कारण थे मराठों के उत्कर्ष के? तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व और शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक, यह आपका कारण नहीं था, बल्कि 1, 2, 3 जो था कारण था। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा, विकल्प ए। मराठों के उत्कर्ष में मराठों की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व महत्वपूर्ण कारण था, परंतु शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना मराठों के उत्कर्ष के कारणों में शामिल नहीं था। प्रश्न 39 देखिएगा, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी तो विकल्प बी देखिएगा, सालबाई की संधि। पीजीटी परीक्षा सन 2002 में पूछा गया प्रश्न है। सिंधिया की मध्यस्थता से 17 मई 1782 को मराठों और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई थी। इस संधि का सबसे बड़ा महत्व यह रहा कि मराठों और अंग्रेजों के बीच 20 वर्ष तक शांति बनी रही। प्रश्न 40 देखिएगा, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति, यही सालबाई संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य युग्म मराठों और अंग्रेजों के बीच सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? सूरत की संधि 1785। एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अंग्रेजों और मराठों के मध्य सूरत की संधि हुई थी, 1775 में हुई थी। अंग्रेजों मराठों के मध्य सूरत की जो संधि होती है 1775 में होती है। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोवा को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। प्रश्न 42 देखिएगा, वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के पश्चात मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए? तो नाना फडणवीस, विकल्प बी। सन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। उसके बाद यह कहा गया कि मराठा सरकार की बुद्धि और संयम भी चले गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण मराठा नेता था। यह पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग नहीं लिया था, किंतु किसी प्रकार से बच निकला। जब नारायण राय की हत्या कर रघुनाथ राव गद्दी पर बैठे तो नाना ने उसका विरोध किया और नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र माधव नारायण को गद्दी पर बैठाया और संरक्षक के रूप में काम करने लगा।
1784 में इसके नेतृत्व में टीपू को परास्त कर कुछ प्रदेश भी प्राप्त किया इसने। 1795 में मराठा सेना ने निजाम को खुर्दा के युद्ध में परास्त किया था 1795 में। 1796 में पेशवा माधव नारायण ने नाना के कठोर नियंत्रण से तंग आकर आत्महत्या कर ली। प्रश्न 43 देखिएगा, वैशिन की संधि जो होती, बेसिन की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। वेसिन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर लिया। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पुनः स्थापित करने के साथ ही लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपया वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। प्रश्न 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीन की संधि की थी? तो बाजीराव द्वितीय। प्रश्न 45, मोकासा किस प्रकार के दान है? मोकासा क्या है? तो मोकासा जो है भूमि संबंधित दान है और यह मराठों से संबंधित था। मोकासा एक जागीर थी, मोकासा जो मराठों में प्रचलित थी। तो पीजीटी परीक्षा सन 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह जो भी घटना चक्र की सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूँ, यह यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, एनबीएस के लिए, केबीएस के लिए और डीएसएसबी के लिए, ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सीरीज है जो मैं आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाइए, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से जो भी वीडियो हैं उसको देखिए और परीक्षा होने तक देखिए। और डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी आपका होने वाला है 2 से 14 सितंबर के मध्य। टीजीटी सोशल साइंस का भी एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बताना है कि जितना भी आपको एक वीडियो बन रहे हैं, एक विशेष रूप से मास्टर वीडियो भी बनाया जा रहा है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मास्टर वीडियो की। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है, आप मास्टर वीडियो भी फॉलो करिएगा। लंबे लंबे वीडियो होंगे, टॉपिक टू टॉपिक होंगे, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।